हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 13 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 38 प्रश्न देखेंगे जो आपके जीएस से संबंधित हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें वो प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज़ चलेगी और कब तक चलेगी, जब तक हमारे 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है m1 L2 T-2 या m1 L2 T-3, m1 L3 T-2 या m1 L3 T-3। तो शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय का, क्या होता है, कार्य अपॉन समय, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक, तो बल का क्या होता है, ml होता है, ml बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा ml T2 और इंटू L हो जाएगा, और नीचे अपॉन में आ जाएगा समय का T हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका B। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। m1 L2 T-3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, साधारण नमक जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, साधारण नमक जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है, विषाणु का, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फफूंदी। तो एंथ्रेक्स जो है वो किस प्रकार का जीवाणु है, और थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षाएं तो आपकी शुरू होने वाली हैं 23 अगस्त से, ठीक है, लेकिन अगर एक एक प्रैक्टिस सेट हम करेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है हम एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट करें और पूरे अपने 50 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक, एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार के जीवाणु के कारण बनता है। तो अगर पूछ लिया जाए एंथ्रेक्स बीमारी किससे होती है, तो जीवाणु से होती है। किससे होती है, जीवाणु से। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है, वेस्ट नील वायरस, लाइम रोग, मलेरिया या रेबीज। तो लार से कौन सा होता है, रेबीज होता है, और किस में पाया जाता है, कुत्ते में, है ना, कुत्ते की लार में भी क्या पाया जाता है, रेबीज पाया जाता है। रेबीज रोग है संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है। रेबीज किससे होता है, तो विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है रेबीज। रेबीज इंसानों में अन्य जानवरों से संचालित होता है। जब कुत्ता अपने काटता है तो उसके जो सलाइवा है, लार के थ्रू रेबीज मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक, तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। कैसा विषय है भाई, परमाणु ऊर्जा। पंचायत के पास, केवल संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास, या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास। तो ये जो परमाणु ऊर्जा है वो देश का मामला है, तो किसके पास होगा, ये केवल संसद के पास। और फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। अगर पूछता है कि सूचियां किस में हैं, तो सातवीं अनुसूची में हैं, जिसमें 3 तरह की हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती हैं जिस पर देश की कमांड होती है, मतलब देश भारत जिस पे क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। ठीक, अब जैसे राज्य है तो वो आएंगे आपकी राज्यवर्ती सूची में, राज्य बनाता है जिस पर कानून। और जिन पर दोनों का, जैसे शिक्षा है तो शिक्षा पर राज्य भी अपना मत रखेगा, केंद्र भी रखेगा, तो वो आपकी आ जाएंगी समवर्ती सूचियों में। किस में आ जाएंगी, समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। परमाणु ऊर्जा कैसा विषय है, तो ये आपका केंद्र का विषय है, और इस पर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। छठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 80। अगर राज्यसभा में पूछेगा तो कितनी सीटें हैं, 31। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी, 80 सीटें हैं। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है कितने, 40, 30, 31 या 45। तो
तो अभी बताया है 31 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ ले कि विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 403 हैं। कितनी सीटें हैं? 403। अगर विधान परिषद की पूछ ले तो विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें। तो सब याद रखनी है। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधान सभा में 403 हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ठीक, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा में कुल कितने? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाते हैं या फिर क्या प्रसाद पर्यंत उन्हें पद दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो 12 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? कहाँ से? राजगृह से पाटलिपुत्र। तो ये की थी अजातशत्रु ने। कहाँ से? राजगृह से पाटलिपुत्र। और 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा डी। 9वां प्रश्न है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? शाहजहां, बहादुर शाह, हुमायूं या जहांगीर? तो शाही फरमान के मुद्दे पर जो संबंध था वो था जहांगीर का थॉमस रो से। और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 9 का आंसर डी। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? मतलब इसमें 2 गुट मिले हुए थे 1916 में। कहाँ मिले थे? कानपुर में, मद्रास में, लखनऊ में या सूरत में? तो कानपुर अधिवेशन हुआ था कब? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों क्या हुए? दोनों का मिलन हुआ था, पुनर्मिलन हुआ था। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका लखनऊ अधिवेशन था और कब हुआ था? 1916 में। ठीक, और ये भी याद रखना कि ये अलग कब हुए थे गरम दल नरम दल वाले? तो ये अलग हुए थे 1907 में। कब हुए थे? 1907 में। अधिवेशन कौन सा था? 1907 का सूरत अधिवेशन था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, जिसमें नरम दल और गरम दल वाले अलग अलग हुए थे। और मिलन कब हुआ इनका, पुनर्मिलन? तो 1916 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942। अगर 9 अगस्त विकल्प में नहीं होगा तो आपका उत्तर होगा 8 अगस्त 1942। अब पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। और 11 का उत्तर हो जाएगा बी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अरुणा आसफ अली। 12वां प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम, संभाजी, शाहू या बाजीराव? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, राजा राम। क्या नाम था? छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। उनका नाम था राजा राम। और शिवाजी के 2 बेटे थे। शिवाजी महाराज के 2 बेटे तथा 6 बेटियां थीं। बड़े जो बेटे थे उनका नाम था संभाजी महाराज और छोटे बेटे का नाम था राजा राम। ठीक है, जो तीसरे छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। 13वां प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। और 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 14वां प्रश्न है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद अच्छी किस्म का है, किफ़ायती कीमत वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है या नष्ट होने वाला नहीं है। तो इको मार्क का जो प्रयोग होता है वो इसलिए होता है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है और ऐसा एक डॉट सा रहता है ग्रीन कलर का। ठीक है, वो इको मार्क का चिन्ह होता है। अब इसके बारे में इतना जान लो आप कि ये जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में आरंभ किया गया था। इको मार्क कब प्रारंभ किया गया था? तो 1991 में। ये भी पूछा गया है। और इको मार्क पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद पर लगाए गए प्रमाणन का चिन्ह है। इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में आरंभ किया गया था। कब? 1991 में। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो सामान्यतः अगर प्रश्न आता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है और फिनलैंड ऑप्शन में होगा तो फिनलैंड को कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन स्कॉटलैंड में भी 2800 के लमसम झीलें हैं। कितनी? 2800। अब फिनलैंड तो इसमें है नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड हो जाएगा। वैसे झीलों का देश जो कहा जाता है उस किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को।
अब देखते हैं हम 16वां प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? पॉलीग्राफ। तो जो पॉलीग्राफ है वो झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ किसके लिए है? झूठ का पता लगाने के लिए। और भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिज्मोग्राफ द्वारा। और 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध? तो सूर्य है वो ग्रह नहीं है, वो एक तारा है, ठीक है। और सूर्य जैसे यहाँ पे होगा तो इसके बाद में ये बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ऐसे इनका क्रम रहता है। और यहाँ पे आपका सूर्य होता है, ठीक है। तो बुध, तो इनका पूछ लिया जाता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध होता है सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। और सबसे नज़दीक कौन सा है सूर्य के, तो बुध है। और ग्रह से भी प्रश्न बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक। तो शनि, बृहस्पति, बुध ये सब क्या हैं? ये ग्रह हैं। और सूर्य क्या है? एक तारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। तो जो नर्मदा नदी है वो आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। बाकी जो नदियाँ हैं इसमें, तो इसकी ट्रिक भी है, माँ की गोद में कृष्णा पेन कॉपी लेकर बैठा। जो तो माँ की गोद में, तो ये जो भी नदियाँ आएंगी इसमें, माँ की गोद में गोदावरी है ना, माँ की गोद में कृष्णा नदी, कृष्णा, पेन गंगा, पेन लेकर बैठा है ना। और एक और होती है बैतरणी शायद। ये सब नदियाँ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में। जो नर्मदा नदी बताया था पीछे वाला प्रश्न जो 18वां था, नर्मदा नदी का उद्गम अगर पूछ लिया जाए तो आप बताओगे मैकाल पहाड़ी की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड बंदरगाह आपका केरल में है। और 16 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 20वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? तो 20 का उत्तर हो जाएगा ए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर इसमें पूछ लिया है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो दिल्ली का है। और सबसे कम किसका है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो 21 का उत्तर हो जाएगा 1947 से 1949। और 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो पहली पत्रिका कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1874 में हुआ था? तो वो थी आपकी बाल बोधिनी। और 22 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय। तो धनपत राय किसका मूल नाम था? तो ये भाई प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। धनपत राय था आपका मुंशी प्रेमचंद का नाम। मुंशी प्रेमचंद की आप बर्तनी देख सकते हो, प्रेमचंद कैसे लिखा है, ठीक है। तो भारतीय साहित्य में धनपत राय किसका नाम था? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते थे। और प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन में आए थे, ठीक है। उर्दू लिखते थे पहले, फिर किस में आए? हिंदी लेखन में। तो धनपत राय इनका मूल नाम था। और किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से। 24वां प्रश्न है जो आपका इकोनॉमिक्स से है, भारत की पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ हुई थी? 90 के दशक में, 80 के में, 70 के में या 50 के में? तो ये आपकी शुरू हुई थी 90 के दशक में। कब शुरू हुई थी? 90 के दशक में। और उस समय कौन था? उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें आपकी ये विदेश नीति अपनाई गई थी, ठीक है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 90 के दशक में पूर्व की ओर देखो या लुक ईस्ट नीति आरंभ की गई थी और तब नरसिम्हा राव की सरकार थी। 25वां प्रश्न है, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का। तो 25 का उत्तर हो जाएगा FIEO की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय है आपका निर्यात भवन नई दिल्ली में। और 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए।
26वां प्रश्न है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है नाग, और 26 का उत्तर हो जाएगा बी। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की राजधानी तो उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, और उसकी मुद्रा है तुगरीक। 27 का उत्तर हो जाएगा बी। तुगरीक किस में है? बी में है। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है तुगरीक, और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। 28वां प्रश्न है, किस खेल से डियागो माराडोना संबंधित हैं? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बास्केटबॉल से? तो डियागो माराडोना फुटबॉल से संबंधित हैं, और 28 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 29वां प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी। यूनियन तो आपने सुना होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC बोलते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था कहाँ पर? भोपाल में। वो बहुत ही भयंकर घटना थी जो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध है। किससे? भोपाल गैस त्रासदी के नाम से ये घटना हुई थी आपकी 2 दिसंबर की रात को। तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की घटना है। कब की है? 1984 की। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड कहाँ पर इसका रिसाव हुआ था? भोपाल में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 81 लिखा है, 1984 की घटना है। 1984 भी पूछा गया है। और कौन सी फैक्ट्री थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। तो 29 का उत्तर हो जाएगा बी। 30वां प्रश्न है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? तो उसके वार्षिक वलयों को गिनकर हम उसकी उम्र जान सकते हैं, और 30 का उत्तर हो जाएगा सी। वार्षिक वलयों को गिनकर उसकी उम्र जान सकते हैं। 30 का उत्तर क्या होगा? सी। 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम आपका होगा, बिहार का होगा, तो उसमें आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। ये आपका ऊपर वाला क्या है? उत्तर है। ये दक्षिण है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पूरब, और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि पूरब में पूर्वी शहर पूछ रहा है, तो पूर्वी शहर आपका हो जाएगा बलिया, और 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी शहर आपका हो जाएगा बलिया। पश्चिमी शहर पूछ रहा है, तो पश्चिमी शहर क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। तो शामली इधर हो जाएगा, शामली। ठीक है, शामली यहाँ पर है, और पूर्व में क्या है? बलिया है, उत्तर प्रदेश की बलिया। उत्तर में पूछेगा, तो उत्तर में है सहारनपुर। उत्तर में क्या है? सहारनपुर है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में आपका सोनभद्र है। तो ये चारों ज़िले आपको याद रखने हैं। पूरब में आपका बलिया है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में सहारनपुर है, और दक्षिण में सोनभद्र है। चारों ज़िले आपको याद रखने हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील या सुरेंसर मानसर झीलें? तो 32 का उत्तर हो जाएगा डी। सुरेंसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये कहाँ पर हैं? तो ये आपकी दोनों जुड़वां झीलें हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के जम्मू ज़िले में स्थित हैं। बाकी जो सूर सरोवर है ये आपका आगरा कीटम झील है। ठीक है, ये तीनों बाकी आपके यूपी में स्थित हैं। ठीक है। 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश, ये इसका उत्तर यही हो जाएगा, सहारनपुर और मेरठ में ही नींबू उगाया जाता है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर ए। 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है? 34 का आंसर हो जाएगा सी, झांसी में। 35 है, चर्चा में रही मिनटमैन, ठीक है, ICBM का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से है। ये आपके करंट के प्रश्न है 1-2। 36वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किस देश के खिलाड़ी पर क्रिकेट खेलने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, और उत्तर हो जाएगा आपका डी। 37वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया? तो ये किया गया था तेलंगाना में। 37 का उत्तर हो जाएगा सी। और 38वां प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को GI टैग प्रदान किया गया है? 38 का उत्तर हो जाएगा ए, केरल। ठीक है, तो GI टैग तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये तो खैर पुराना प्रश्न था। GI टैग आप एक बार देख लीजिए, करंट का यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, ये आपके 38 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, और अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो 14 होगा, और हम जल्दी से जल्दी आपके 50 प्रैक्टिस सेट कोशिश ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।